जय हिंद दोस्तों, आप सबको फिर से एक नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं दिल से। आज बताने वाले हैं संख्या। आखिर क्या होता है नंबर। नंबर में बात करेंगे सम संख्या, विषम संख्या, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या, भाज्य संख्या, योग संख्या और रूट संख्या। इन सभी संख्या के बारे में सिर्फ एक वीडियो में आप समझ जाएंगे। सिर्फ एक वीडियो में आप दिल थाम के बने रहे। आपको विश्वास नहीं, आपको यकीन, आप एक वीडियो में आप संख्या के बारे में पूरी तरह से जान जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम सम संख्या के बारे में, सम संख्या, सम संख्या आखिर क्या है सम संख्या। पहले देखो, सम संख्या जाने से पहले देखो ये संख्या देखो 2 है, 4, 6, 8, 10, 12। इन सब में एक बात कॉमन है कि ये सभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। मतलब इन संख्या में 2 से अगर हम भाग देते हैं तो ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अगर 2 में अगर 4 से भी भाग देते हैं, 4 में अगर 2 से भाग देते हैं, 2 बार में क्या हो जाए, मेरा पूर्णतः विभाजित हो रहा है। मतलब इन सभी संख्या में अगर 2 से अगर भाग देते हैं तो पूर्णतः क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। अर्थात सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या। तो इसके परिभाषा हम लिख सकते हैं कैसे, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, यह सभी संख्या क्या कहलाएगा, मेरा सम संख्या। इतना सिर्फ याद रखना, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वह क्या कहलाएगा, मेरा सम संख्या। अब आता है नेक्स्ट में विषम संख्या। विषम संख्या, ये देखो जस्ट इसका अपोजिट होगा, उल्टा। मतलब इन सब संख्या में यह सब संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है, लेकिन विषम संख्या क्या कहलाएगा, विषम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, वह सब क्या कहलाएगा, मेरा विषम संख्या। जैसे कि एग्जांपल में लेते हैं हम, एग्जांपल में 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ... मतलब इन सभी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। अर्थात यह सब संख्या सम संख्या ना होकर के क्या है, विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या का जो परिभाषा होगा मेरा, वह जो संख्या 2 से पूर्णतः, मतलब पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो गया, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि, ये सब जो संख्या कहलाएगा विषम संख्या। इसका मतलब साफ है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वह सम संख्या, और जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो वह विषम संख्या होता है। समझ गया ना। अब जैसे आपको हम पूछते हैं 8, 224, 321, आपको
आप बताइए 8 कौन सी संख्या होगा? सम संख्या। एकदम सही जवाब बोले आप। ये क्या होगा? सम संख्या। और 324 सम संख्या, क्योंकि यह भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है। और यह 321 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं, इसलिए क्या क्या, क्या कहलाएगा मेरा? विषम संख्या कहलाएगा। विषम संख्या कहलाएगा। यह हो गया सम और विषम संख्या। अब आते हैं हम पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में उतारना है तो उतार लो, नहीं तो बाद में तो देखो क्या करो, स्क्रीनशॉट ले करके रख लो, फिर बाद में जब मतलब क्लास पूरा खत्म हो जाएगा तब उसी कॉपी में छाप लेना मस्ती से। सबसे पहले देखो प्राकृत संख्या। देखो इसका परिभाषा एक लाइन में याद करना है। वह संख्या जो 1 से चालू हो या शुरू हो, वह क्या कहलाएगा मेरा? प्राकृतिक संख्या। वह संख्या जो 1 से शुरू होता है। प्राकृत संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, कोई अंत नहीं है। देखो प्राकृतिक संख्या समझ गया? वह संख्या जो 1 से शुरू होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब आते हैं पूर्ण संख्या। वह देखो ऐसे समझो, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे में देखो हम क्या बोले, प्राकृत संख्या में शून्य शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या कहलाता है। मतलब प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या करना है? हमें एक 0 को लगा देना है, उसके बाद संख्या लिख देना है। क्या जो कहलाएगा मेरा, क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। मतलब देखो प्राकृतिक संख्या में क्या चालू होता है? 1 2 3 4 से, समझ गए ना? प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 से चालू होता है और इनफिनिट तक चलता है। उसमें देखो एक चीज का हो रहा है कमी, 0 का। इसलिए जब 0 इसमें आ गया तो यह क्या का मतलब पूरा हो गया, मतलब पूर्ण संख्या कहलाएगा। समझ लो इतना से। मतलब देखो प्राकृतिक संख्या क्या कहला? वह संख्या जो 1 से शुरू हो। और पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने के बाद बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। ये दोनों समझ गया आसानी से? और छापना है तो छाप लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बाद में कॉपी कर लेना। सम संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या और विषम संख्या समझने के बाद आता है हमारा पूर्णांक। ये मतलब ध्यान से देखना है पूर्णांक, क्योंकि हर जगह आप क्वेश्चन में देखे होंगे कि कोई पूर्णांक x y z है, मतलब पूर्णांक आखिर उसमें क्या है? पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक समझ गए ना? अब उसके बारे में देखते हैं हम। पूर्णांक समझने से पहले एक लाइन प्लीज समझ सकते हैं। इसकी एक लाइन है, हम इसको बोल सकते हैं संख्या रेखा। 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1
-2, -3, -4, -5, -6, -7। समझ गए? देखो प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 प्लस, ये सभी धनात्मक संख्या है, धनात्मक संख्या, और ये ऋणात्मक संख्या। अगर पूछ दे 0 तो देखो ये ना तो धनात्मक संख्या है और ना ही ऋणात्मक है, समझे ना? अब देखो ये जो टोटल संख्या हुआ, ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या और स्वयं 0 भी, यह सब जो कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। इसलिए हम पूर्णांक का परिभाषा लिख सकते हैं, वे सभी ऋणात्मक संख्या कोमा धनात्मक संख्या और स्वयं शून्य पूर्णांक कहलाते हैं। मतलब पूर्णांक में सब आएगा, ऋणात्मक संख्या भी आएगा और धनात्मक संख्या भी आएगा और स्वयं 0 भी आएगा। अब देखो एक बात और उठता है इसमें कि -0.2 कौन सी संख्या होगा, बताओ? देखो इसमें क्या कौन सी संख्या होगा? यह अभी क्या कहलाएगा मेरा पूर्णांक, मतलब -0.2 पूर्णांक है या नहीं। देखो सिंपल समझो, अगर मान लो यहाँ पे 0 है, अगर इधर हम आते हैं 0.1 होगा माइनस में, -0.2, -0.3, -0.4, -0.5, -0.6, -0.7, -0.8, -0.9, उसके बाद कितना हो जाएगा 2। कैसे देखो -2, अगर -0.9 में अगर -0.1 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 9 1 10.1, तो 10 में यहाँ पे 10 हुआ, 10 का 0 दशमलव के बाद 1 लिखा गया, मतलब -1 हो गया, सॉरी यहाँ पे -1 होगा 1। मतलब क्या है 0 और -1 के बीच में मेरा -0.2 आ रहा है, मतलब इसी संख्या रेखा पर भी क्या है -0.2। अगर संख्या रेखा पर है तब क्या कहलाएगा, ये मेरा पूर्णांक कहलाएगा। समझ गए ना? और देखो इसमें क्या होता है कि पूर्णांक में आप जैसे जैसे 0 की इधर बढ़ते हैं तो क्या होता है, मान बढ़ता है, समझिए ना? और 0 से जैसे जैसे आप पाछे आते हैं तो क्या होता है, मान घटता है। सिंपल समझना है। अगर कोई आपको पूछ दे कि -8 और -2 में कौन सा अंक बड़ा है, तो आप सीधा बोलना कि -2 अंक क्या है, बड़ा है। क्या बोले, इधर जैसे जैसे आएगा उसे क्या होता है, उसका मान कम होते जाता है। अब मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, किसी के पास कोई एक व्यक्ति है, समझ गया ना, एक कोई व्यक्ति है, इसका नाम है राम, और ये कोई व्यक्ति है जिसका नाम है श्याम, ले लो, या सोहन ले लो। अब देखो समझना, -2 रुपये, मतलब 2 रुपये में ये कर्जे में है, और ये -8 मतलब 8 रुपये कर्जे में। अब आपको पूछे कि इन दोनों में से कौन बड़ा आदमी है,
हमें क्या होगा ये, क्योंकि इनके पास कर्जा कम है, 2 रुपये ही कर्जा है, और इसके पास कितना कर्जा है 8 रुपये, इसलिए यह आदमी क्या कहलाएगा मेरा बड़ा आदमी होगा राम, और सोहन क्या होगा छोटा आदमी होगा। ऐसे भी आप उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। आप समझ गए पूर्णांक क्या होता है, मतलब संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्या और घना और स्वयं जीरो, ये सभी क्या कहलाता है मेरा पूर्णांक कहलाता है। अब पूछ दे ऋणात्मक संख्या में, ऋणात्मक संख्या क्या है, ऋणात्मक संख्या तो सीधा बोलना जिस संख्या के आगे माइनस चिन्ह होता है उसे क्या बोलते हैं ऋणात्मक संख्या बोलते हैं, सीधा बोलना है। और घनात्मक, घनात्मक क्या होगा पहचान, घनात्मक संख्या इसमें क्या होगा, इसमें प्लस हो, समझ गया ना, वो क्या होगा घनात्मक संख्या। अब पूर्णांक के बाद आता है मेरा यौगिक और भाज्य संख्या, और उसके बाद आता है ऋण और अभाज्य संख्या, उसके बाद आएगा परिमेय संख्या, उसके बाद आएगा अपरिमेय संख्या। उसे भी आज ही हम सीख लेते हैं इसी वीडियो में। करें यौगिक या भाज्य संख्या की, देखो इसमें समझो, पहले इसका 2 परिभाषा लिखाएंगे हम, पहले समझ लो, पहले ले लेते हैं परिभाषा ही। वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, अधिक हो, उसे यौगिक, यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब शब्द पे यहाँ पे ध्यान देना, वे संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 यहाँ पे 2 नहीं लिखना है, तो 2 संख्या से अधिक हो, 2 संख्या से, अब लिख दो 2 संख्या से, 2 संख्या से क्या हो अधिक हो, वह क्या कहलाएगा मेरा यौगिक या तो भाज्य संख्या। देखो जैसे ऐसे कि इसी की 4 ले लेते हैं, 4 संख्या का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 2 आ जाएगा, समझे ना। लेकिन 4 का गुणनखंड अगर लिखें तो देखो एक हमेशा हर संख्या का एक गुणनखंड होता है, प्रत्येक संख्या का, क्योंकि इसका क्या होगा 1 गुना 2 गुना 2, हम क्या लिखे 2 संख्या से अधिक। देखो 2 संख्या से मतलब अधिक आ रहा है गुणनखंड ना, 1 2 3 संख्या आ रहा है, 3 संख्या आ रहा है गुणनखंड, इसलिए जो 4 मेरा कहलाएगा यौगिक या भाज्य संख्या कहलाएगा 4, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 संख्या से अधिक संख्या है, समझ गया, ये हो गया। और लेते हैं हम 24, 2 12 2 6 3 हो जाएगा, मतलब कि 24 का भी अगर गुणनखंड देखें तो क्या होगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, मतलब 24 का भी गुणनखंड 2 संख्या से क्या आ रहा है ज्यादा आ रहा है, अधिक आ रहा है, इसलिए 24 भी क्या होगा मेरा यौगिक संख्या या तो भाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य ये हो गया सिंपल, समझिए ना, ये हो गया सिंपल। अब अथवा में लिख सकते हैं हमने एक परिभाषा और, अथवा वह संख्या
जो एक या स्वयं या खुद भी लिख सकते हैं, स्वयं ये सही होगा, स्वयं एक या स्वयं के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। शब्द पे यहाँ पे ध्यान देना, वह संख्या जो एक या स्वयं के अलावा, मतलब एक या स्वयं संख्या वही संख्या के अलावा भी किसी संख्या से विभाजित हो तो उसे क्या बोलेंगे हम, यौगिक संख्या या तो भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे में ले सकते हैं हम 4 से 4 में देखो, एक से भी पूर्णतः विभाजित होगा और 4 से भी पूर्णतः विभाजित, मतलब स्वयं से भी हो रहा है, मतलब एक से भी हो रहा है विभाजित और 4 से भी हो रहा है विभाजित, 4 से भी हो रहा है विभाजित। और क्या बोले हम, एक या स्वयं के अलावा भी यह संख्या 2 से हो रहा है विभाजित, हो रहा है ना, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, 4 को भाज्य या यौगिक संख्या। मतलब सिंपल समझना है, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो उसे हम क्या बोलेंगे, यौगिक या तो भाज्य संख्या। अब आता है दूसरा में, जैसे लिख सकते हैं इसका एग्जाम्पल कि 4 हो गया, 6, 8, 9, 12, 14 ... देखिए इन्फिनिटी तक चलते रहेगा, समझ सकते हैं ना। मतलब ये प्रत्येक संख्या में क्या हो रहा है, ये प्रत्येक संख्या एक और स्वयं के अलावा भी किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा मेरा, यौगिक या तो भाज्य संख्या कहलाएगा। अगर आप इसे लिखना है तो लिख लीजिए, तो स्क्रीनशॉट ले करके आप बाद में भी लिख सकते हैं। अब आता है रूढ़ और यौगिक, रूढ़ और अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या, देखो भाज्य और यौगिक संख्या का जस्ट उल्टा होगा, अपोजिट होगा इसका। कैसे, देखो इसका जो होगा परिभाषा, वह संख्या जिसका गुणनखंड वह संख्या जिसका गुणनखंड एक या स्वयं के अलावा भी कोई संख्या हो उसे, रुको गलत हो गया, वह संख्या जिसका गुणनखंड एक या स्वयं संख्या हो, स्वयं, वह संख्या जिसका गुणनखंड एक या स्वयं वही संख्या हो, वही संख्या हो उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका गुणनखंड एक या स्वयं वही संख्या हो उसे क्या बोलेंगे हम, रूढ़ या अभाज्य संख्या। जैसे कि देख सकते हैं हम 3 और ले लेते हैं हम 5, 7, 11, इन सभी संख्या का जो
गुणनखंड होगा 1 तो होगा ही प्रत्येक संख्या गुणनखंड, और 3, 5, 1 और 5, 7 का लेते हैं तो 1 गुना 7, 11 का 1 गुना 11, मतलब इन सभी संख्या का जो गुणनखंड हो रहा है या तो 1 हो रहा है या तो स्वयं वही संख्या हो रहा है। इसमें भी देखो या तो 1 है या तो वही 5 गुणनखंड है, 1 है या तो वही 7 गुणनखंड है, मतलब वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 या स्वयं वही संख्या हो उसे हम क्या बोलते हैं, रूढ़ या तो अभाज्य। इसका एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं हम, अथवा में वह संख्या जो 1 और स्वयं से विभाजित हो उसे रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। देखो हम क्या बोले, वह संख्या जो 1 या स्वयं से विभाजित हो उसे ही रूढ़ या कहते हैं। जैसे कि 3, 5, 11, 17, इन संख्या में अगर भाग देंगे तो या तो 1 से भाग लगेगा या तो जो संख्या उसी से भाग लगेगा, और दूसरे संख्या से कभी भाग ही नहीं लगेगा। अतः यह क्या कहलाएगा मेरा, रूढ़ या अभाज्य संख्या। इसमें भी देखो 1 या 5 से ही भाग लगेगा, इसमें भी 1 या 11 से ही भाग लगेगा, और इसमें भी 1 या 17 से ही भाग लगेगा। उसके अलावा किसी भी संख्या से इस सब में भाग नहीं लगेगा। अतः यह क्या कहलाएगा मेरा, रूढ़ या अभाज्य संख्या। अब आता है परिमेय और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या, अगर आप 10th क्लास में या तो 9th क्लास में भी है, आप उसमें प्रश्न आया होगा कौन सी संख्या परिमेय है या कौन सी संख्या अपरिमेय है। ये हर बार सवाल पूछा जाता है 10th क्लास में। एक सवाल तो रहेगा ही कि √5 एक अपरिमेय संख्या, आप इसे सिद्ध करें, हमेशा आता है क्वेश्चन। और भी आता है जैसे कि ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन रहता है 1 या 2 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या आया जाता है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। आ जाता है परिमेय संख्या के क्या है। परिमेय संख्या, इसका 2 परिभाषा होगा। वह संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q 0 नहीं हो, और वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात हो जाए उसे क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या। बात करते हैं पहले वाले का, वह संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं जहां Q इक्वल टू नॉट क्या होना चाहिए, 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, जैसे में 8/4, ये देखो P बटा Q है ना, इसलिए ये 8/4 क्या कहलाएगा मेरा, परिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे कि 6, देखो 6 को हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 6 में अगर 1 अगर नीचे लिख देते हैं बटा में, तो क्या हो गया, P बटा Q के रूप में हो गया। अगर इसका मान भी कितना फिर भी क्या होगा, 6 होगा, मतलब कि 6 लिखो या तो 6 बटे 1 लिखो, इसमें कोई मतभेद नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, समझ गया ना। मतलब कोई भी
संख्या अगर है तो उसे हम p बटा q के रूप में हलार में लिख सकते हैं। इसलिए 6 भी क्या होगा मेरा परिमेय संख्या होगा। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि हम क्या बोल रहे हैं, जहां q मतलब कि 2/0 नहीं लिख सकते हम, मतलब q की जगह हम 0 कभी नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि अगर देखो, अगर 0 से अगर कोई भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो क्या होगा, 0 मतलब कभी कटेगा ही नहीं। क्या होगा, कटेगा ही नहीं, कभी कटेगा ही नहीं। मतलब कॉपी खत्म है लेकिन तभी भी इसका क्या होगा, कट के पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, इसमें शेष 2 बच ही जाएगा। ये क्या हो गया, उचित है। इसलिए अतः ये क्या हो गया, 2/0 परिमेय संख्या नहीं है। हम साफ साफ लिख रहे हैं वह संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां q इक्वल टू नॉट 0 हो, मतलब यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अतः क्या हुआ, 2/0 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब आता है परिभाषा का, वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा ज्ञात हो जाता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, √4, √81, √64, इन सभी संख्या का वर्गमूल पूरा ज्ञात होगा। अगर आप 9th या 10th में पढ़ते तो यह सवाल आपको मिला होगा और आप वर्गमूल जानते भी होंगे, क्योंकि आप वर्गमूल 8th क्लास में सीख लिए होंगे। देखिए √4 का अगर वर्गमूल निकालना है कितना होगा, 2 होगा। और √8 का वर्गमूल, सॉरी √8 में 81 का वर्गमूल 9, और √64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा मेरा 8। मतलब इन सभी संख्या का क्या हो रहा है, वर्गमूल निकल रहा है। अर्थात हम 2 को लिख सकते हैं तो 2/1 में, और 9 को भी लिख सकते हैं हम 9/1 में, और 8 को भी लिख सकते हैं हम 8/1 में। और आप ये पता है कि अगर ये क्या हो गया, p बटे q के रूप में हो गया, और जो p बटे q के रूप में हो जाता है वह क्या कहलाता है, मेरा परिमेय संख्या कहलाता है। अब आते हैं नेक्स्ट, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। सॉरी रुको, वह संख्या जिसे हम p बटा q, हाँ सही है, वह संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते है अपरिमेय संख्या कहलाता है। संख्या कहलाता है। अथवा एक परिभाषा और भी लिख सकते हैं हम, वह संख्या जिसका वर्गमूल पूरा ज्ञात नहीं होता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे कि √5, √7, √8,
11। देखो इन सभी संख्या का जो है वर्गमूल पूरा पूरा ज्ञात नहीं होगा। अगर वर्गमूल ज्ञात होगा भी तो पॉइंट में आएगा, समझ गया ना, मतलब पूर्णतः वर्गमूल इसका ज्ञात नहीं होगा। अतः इसे हम कह सकते हैं क्या होगा, ये अपरिमेय संख्या कहलाता है। मतलब ऐसा संख्या जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं हो, तो जिसका वर्गमूल पूर्णतः ज्ञात नहीं हो उसे क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। अब इतना ही होता है कितना बता, सम संख्या बताए, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य, ऋण, यौगिक और परिमेय और अपरिमेय संख्या। इतना क्या है, संख्या है। अगर आपको ये वीडियो देखने में बहुत अच्छा लगा और आप एक बार में ही समझ गए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप हमें जानते हैं और मेरे गांव के आसपास है तो आप ये भी जानते हो कि मेरा एक कोचिंग है, श्री राम कोचिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें आपको हम 1 से लेके 10 तक पढ़ाते हैं, वो भी सब विषय, और साथ में स्पोकन इंग्लिश का क्लास। और जो स्टूडेंट 10 क्लास में है वो उसके लिए स्पेशली यह है कि उसे 300 में टोटल 300 रुपया पर मंथ में आपका सिलेबस खत्म करेंगे, वो भी छठ पूजा और दीपावली के, सॉरी छठ पूजा और जनवरी के बीच में। अगर आपको यह संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अगर ये आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।